चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो ये पूरे सैम्पल पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो रेडी हो जाओ। सैम्पल पेपर आपके लिए पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो सैम्पल पेपर आपको एक आइडिया दे देता है कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक सैम्पल पेपर दिख रहा होगा। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके रासायनिक अभिक्रिया से है, रोजनमुंड अपचयन। ठीक है, रोजनमुंड अपचयन क्या होता है? ये एक तरह की नाम अभिक्रिया है। मैंने इस पे एक डिटेल में 16 अभिक्रियाओं का लेक्चर बना रखा है और हर साल उनमें से एक ना एक तो आता ही आता है। तो अभी आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज़रूर देख लो आप। ठीक है, 16 रिएक्शन बहुत अच्छे से तैयार कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जो चीज़ हमारे हाथ में है वो तो हम बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। जो चीज़ हमको पता है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है तो उसको अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो देखो, रोजनमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है ना, द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, ज़रा उसकी मैं रिएक्शन आपको लिख करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रोजनमुंड अभिक्रिया की, तो इसमें होता है आपका, इसमें हम लेते हैं एसिड क्लोराइड। ठीक है, इसमें हम लेते हैं एसिड क्लोराइड। एक मिनट, CH3COCl। ठीक है, इसको लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से और इससे हमको मिल जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, इससे हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है एल्डिहाइड, CH2CHO। ये क्या है? ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ठीक है, ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। तो आप याद रखना कि जो भी रोजनमुंड की रिएक्शन होती है उसमें एसिड क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसको एसिड क्लोराइड कहते हैं। और हाइड्रोजन और पैलेडियम BaSO4 इसके प्रेजेंस में रोजनमुंड की रिएक्शन कराई जाती है और हमें मिलता क्या है इससे? इससे हमें एल्डिहाइड मिलता है। देखो, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाएगा और आपको यहाँ का एक H आके यहाँ पे जुड़ जाता है तो मिल जाता है CH3CHO। ठीक है, यहाँ पे CH3 होगा, सॉरी, CH3CHO। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड, जिसके भी अंत में CHO लगाओ उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो आपका इसमें देख रहे होगे रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या आपको प्राप्त होता है, आप नोट कर लोगे। ये प्राप्त होता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, प्राप्त क्या होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्जीन क्या है? तो आप याद रखना, जो आपका PH3 होता है, PH3 इसे कहते हैं फॉस्फीन, फॉस्फीन कहा जाता है इसे। और COCl2 इसको कहा जाता है फॉस्जीन, फॉस्जीन। ठीक है, फॉस्जीन कहते हैं। तो PH3 को कहा जाता है फॉस्फीन, COCl2 को कहा जाता है फॉस्जीन। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि अमीनो का जलीय विलयन क्या होता है? तो अमीनो एसिड जो होते हैं ना, अमीनो अम्ल, उसको क्या किया, वो क्या होते हैं? वो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, जो आपके प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे जो अणु होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड। एक प्रोटीन कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है और उन अमीनो एसिड को जब हम पानी में उसका विलयन बनाते हैं, विलयन मतलब सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी पानी में उसे घोल देते हैं, तो हमें उदासीन सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, उदासीन, ना वो अम्लीय होगा, ना उभयधर्मी होगा, ना क्षारीय होगा, उदासीन होगा। ये चीज़ आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, झाग किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? तो ये आपसे बार बार पूछा जाता है, पृष्ठ रसायन का ये पार्ट है। ठीक है, तो झाग किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, इसको थोड़ा सा आपको समझने पड़ेगा। ये आपके पृष्ठ रसायन के भाग से लिया गया है। ठीक है, पृष्ठ रसायन जो आपका चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक पूरी टेबल दिखा देती हूँ ताकि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आए आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मुझे थोड़ा जूम आउट कर लेने दो। हाँ, देखो, ये आपकी टेबल है, ये आपकी पूरी टेबल है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये याद कैसे कहोगे मैम इतनी बड़ी टेबल कैसे याद करें? बताती हूँ। देखो, पहली बात आपको पता होना चाहिए कोलाइड क्या है। ठीक है, एक चीज होती है विलयन। ठीक है, विलेय होता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलयन। तीन चीजें होती हैं। चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, विलायक, विलायक मतलब होता है ऐसा चीज जो कि किसी चीज को घोले। जैसे मान लो अगर मैं चीनी पानी का घोल कहूं, ठीक है, मैं क्या कहूं? मैं कहूं एक बीकर है जिसमें मैंने क्या लिया है? चीनी लिया है और क्या लिया है? पानी लिया है। ठीक है, चीनी पानी को घोल के रखा है। तो चीनी क्या हो रहा है? पानी में घुल रहा है ना, तो घोलने वाला कहलाता है विलायक और जो चीज घुल रही है उसे कहा जाता है विलेय। तो चीनी क्या है? चीनी है विलेय और ये पानी क्या हो गया? विलायक।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो चीज घोल रहा हो उसे कहते हैं विलायक, और जो चीज घुल रही है उसे कह रहे हैं विलेय। ठीक है, चीनी पानी से आप याद रखना, चीनी आपकी विलेय है, पानी आपका विलायक है, यानी ये घोलने के लायक है। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। और विलयन, विलयन क्या होता है? जब चीनी पानी घोल दिया तो जो आपको मिला वही क्या है? विलयन है। ठीक है, वही आपका क्या है? विलयन है। अब इसकी ये तो खास परिभाषा नहीं हुई ना, अच्छे से इसको समझते हैं। जब भी किसी भी विलायक में अगर हम विलेय को घोल दें और घुलने के बाद वो इतना छोटा हो जाए कि वो 10 के घाते -6 से कम उसका व्यास हो। ठीक है, सॉरी मैं 6 कह रही हूँ, 10 के घाते -7, 10 के घाते -7 से सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से कम उसका व्यास हो तो ऐसे को हम कहते हैं विलयन। ठीक है, लेकिन 10 के घाते -7 से 10 के घाते -5 के बीच हो तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक है, और अगर 10 के घाते -5 से अधिक हो, से अधिक, इससे अधिक हो तो हम उसे कहते हैं निलंबन। एग्जाम्पल से समझ लो, विलयन का एग्जाम्पल हो गया चीनी पानी का घोल, कोलाइड का एग्जाम्पल हो गया दूध और पानी मिला देते हो, वो कोलाइड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूध के कण, उसमें कण, आपको दूध अगर पानी मिलाओ तो आपको वो नजर आता है, ऐसा नहीं है। चीनी पानी मिलाओगे तो वो आपको एकदम पारदर्शी दिखेगा, वो पूरी तरह से मिल जाते हैं। लेकिन कोलाइड के अणु थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए वो पूरी तरह से मिले हुए आपको नजर नहीं आते, थोड़ा थोड़ा आपको दूध उसमें नजर आएगा, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए, पारदर्शी हो जाए। ठीक है, तो वो होते हैं कोलाइडी विलयन। जैसे मिट्टी और पानी को अगर आप मिला दो, कीचड़ की अगर बात करूँ तो कोलाइडी विलयन है। लेकिन निलंबन क्या होता है? निलंबन मतलब अगर आप बालू ले लो, सैंड ले लो और पानी ले लो, उसको मिलाओ तो कुछ समय बाद वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ बालू बैठ जाता है और वो बालू के कण आपको अच्छे से नजर आने लगते हैं। नजर आते हैं आपको बालू के कण, अगर पानी में मिलाओ तो छोटे छोटे कण नजर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे विलयन को हम कहते हैं निलंबन। ठीक है, तो ये वाला विलयन, इसको कहोगे वास्तविक विलयन, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक विलयन जिसके अणुओं का, जिसके जो विलेय है उसके अणुओं का जो साइज होता है वो 10 के घाते -7 से कम होता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन का 10 के घाते -7 से 10 के घाते -5 सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर के बीच होता है। लेकिन निलंबन का 10 के घाते -5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, कोलाइड के लिए हम विलेय को एक नया नाम दे देते हैं और विलायक को एक अलग नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? देखो, विलेय को हम कह देते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और विलायक को कह देते हैं परिक्षेपण माध्यम। किसके लिए? कोलाइड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब अगर विलेय और विलायक के हिसाब से, ठीक है, कोलाइड के प्रकार अलग अलग होते हैं, इन्हीं प्रकार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि विलायक में यानी कि ठोस में अगर ठोस चीजें मिला दी जाए, ठीक है, तो वो किस तरह का कोलाइड है? तो आप कहोगे ठोस सॉल है। आसान है, ठोस 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 है ना, ठोस सॉल है वो। जैसे कांच हो गया, रंगीन कांच होते हैं तो उसमें कई चीजें मिलाई हुई होती हैं। रत्न हो गए, एलॉय हो गए। एलॉय मतलब क्या होता है? दो धातुओं को मिला देने से एलॉय बनता है। ठीक है, तो ये सारा किसका एग्जाम्पल हो गया? ठोस में ठोस का मिलाना। ठीक है, द्रव में अगर ठोस मिलाया जाए तो उसको कहते हैं सॉल। जैसे कि पेंट, पेंट क्या होता है? द्रव होता है आपका, लिक्विड होता है, तभी ना पेंट लगाते हो। उस पेंट में हम डाई की कुछ मात्रा मिलाते हैं। जैसे आप होली आने वाली है, होली से समझ लो, आप क्या करते हो? पानी लेते हो, बाल्टी भर पानी लोगे और उसमें क्या डाल दोगे? कलर डाल दोगे। कलर छोटे छोटे पाउडर की फॉर्म में होता है, वो ठोस है। ठीक है, आप उसको कहाँ डाल रहे हो? पानी में डाल दे रहे हो और फिर उसको मिला दे रहे हो बढ़िया से, तो वो क्या हो जा रहा है? पेंट हो जा रहा है या रंग हो जा रहा है। तो वो किस में क्या मिला रहे हो? द्रव में ठोस को मिला रहे हो, और ऐसे को हम कहते हैं सॉल। सॉल मतलब होली का कलर आप मान लेना। ठीक है, तो पेंट, कोशिका का तरल, होली का कलर, ये सब क्या है? आपका सॉल है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से याद क्या करो, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लेना। ठीक है, और ये थोड़ा सा नाम कोलाइड के प्रकार याद रखने हैं आपको, बाकी ये सब आपको एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे समझ में आ जाएगा। देखो इधर, एरोसॉल, जब गैस में ठोस मिल जाए, ठीक है, जैसे कि हवा है, हवा में कुछ कण आ जाए, ठीक है, धूल के कुछ कण आ जाए, तो हवा में कुछ ठोस आ गया। धूल के कण क्या है? ठोस पदार्थ है। तो हवा में कुछ ठोस पदार्थ आ गया, जैसे कि धूल, जैसे कि धुआं। ठीक है, ये सब क्या है? गैस में ठोस का आ जाना। ठीक है, और ऐसे चीज को हम कहते हैं, ऐसे कोलाइड को कहते हैं हम एरोसॉल। क्या कहते हैं? एरोसॉल कहते हैं। धुआं और धूल इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है आपका ठोस में द्रव अगर मिलाया जाए,
ठीक है। अगर कोई ठोस आपने लिया है, उसमें थोड़ा सा द्रव आपने मिला दिया, तो उसको हम जेल कहते हैं। जेली खाई है बचपन में, जेली खाते हैं ना लोग, उसको, वो क्या है आपका, ठोस में द्रव मिला हुआ है। जैसे अगर मैंने पनीर की बात करूं, जो जेली आप खाते हो उसकी बात करूं, ठीक है, जो आप बालों में जेल लगाते हो उसकी बात करूं, वो सब क्या है, वो सब ठोस में द्रव मिलाया गया है। ठीक है, ठोस में क्या मिलाया गया है, द्रव मिलाया गया है। अच्छा, आगे देखो, द्रव में द्रव, इसको कहते हैं इमल्सन कहते हैं। इसका नाम अच्छे से याद रखना, आपसे पूछता है इमल्सन क्या है। तो जब किसी द्रव में किसी अन्य द्रव को मिलाया जाए तो उसको इमल्सन कहते हैं। ठीक है, पायस कहते हैं हिंदी में। जैसे दूध, जैसे क्रीम, ठीक है, दूध में थोड़ा बहुत पानी मिलाया जाता है या कुछ भी मिलाया जाता है तो वो क्या है आपका, इमल्शन है। और दूध वैसे खुद में देखो तो, नेचुरल दूध भी देखो तो क्या है, पानी में वसा मिलाया गया है। ठीक है, दूध कैसे बनता है, आपका पानी होता है उसमें और वसा होता है। ठीक है, जो वसा शरीर द्वारा बनाया जाता है वो चीज मिला करके आपके दूध का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का आपका कोलाइड का प्रकार है, एक तरह का इमल्सन है। देखो, पानी भी द्रव है और उसमें जो ऑयल है, वसा है, वो भी एक तरह का द्रव है। ठीक है, तो द्रव में द्रव मिलाया जाता है तो दूध या क्रीम बनता है। नेक्स्ट, अगर एरोसॉल की बात करूं, देखो ये दोनों को एरोसॉल कहते हैं। गैस में अगर ठोस या द्रव मिलाया जाए तो उसे एरोसॉल कहा जाता है। ठीक है, अगर गैस में आप द्रव मिलाते हो, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि आपका बादल है, ठीक है, बादल में पानी की मात्राएं होती हैं। बादल क्या था आपका, गैस था, ठीक है, लेकिन उसमें पानी की मात्राएं जब आ जाती हैं तो वो बरसने वाले बादल बन जाते हैं और वो क्या है आपका, गैस में द्रव का मिलना कहलाता है, एरोसॉल बनना कहलाता है। या फिर कोहरा आप देख रहे हो आजकल, अब तो खत्म होने वाला है पर थोड़ा बहुत अभी भी पड़ते हैं। कोहरा आप देखते हो तो कोहरा क्या है आपका, आप जानते हो कि हवा, आज के आसपास हवा है लेकिन उसमें कुछ कुछ पानी की बूंदें आ गई हैं, शीत जिसे आप कह रहे हो, आप उसे कोहरा कह रहे हो। तो वो क्या है, गैस में द्रव का मिलना है। ठीक है, अगला देखो, ठोस में गैस का मिलना। ठोस में गैस कैसे मिलता है, एक तरह का आपका स्टोन होता है, ठीक है, एक तरह का पत्थर होता है, प्यूमिस पत्थर कहते हैं। वो क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे से, मतलब इतना वो हल्का होता है कि उसमें छोटे छोटे से एयर गैप होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से गैप होते हैं, तो जिसकी वजह से उस ठोस में गैस भरी हुई होती है। बात समझ में आ रही है। आप यूं भी समझ लो, आप जो भूजा वगैरह खाते हो उसके अंदर देखो वो बहुत हल्के होते हैं क्योंकि उसके अंदर गैस भरी होती है हल्की फुल्की। ठीक है, हल्की फुल्की गैस होती है उसके अंदर, इसी वजह से वो बहुत हल्के होते हैं। तो वो ठोस में गैस का एग्जाम्पल हो गया आपका, उसे ठोस सॉल्ट कहोगे आप। ठीक है, जब ठोस में कोई चीज मिलाई जाती है तो उसे ठोस सॉल्ट कहते हैं। जब द्रव में गैस में कोई चीज मिलाई जाती है तो उसे एरोसॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो बात आप याद रखना। जब ठोस में कोई चीज मिलाई जाती है, ठोस में अगर आप ठोस मिलाओ या फिर ठोस में अगर आप गैस मिलाओ तो उसे ठोस सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, और अगर आप गैस में ठोस मिलाओ या गैस में द्रव मिलाओ तो उसे आप एरोसॉल कहते हो। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगला, द्रव में अगर गैस मिला दिया जाए, ये बहुत पूछा जाता है। द्रव में अगर गैस मिला दिया जाए, द्रव में अगर आप गैस मिला दो तो क्या बन जाता है, फोम बन जाता है। जैसे देखो, पानी, आपने बाल्टी में पानी डाला और उसमें सर्फ डाल के आपने ऐसे से घोल दिया, ठीक है, तो पानी में क्या बन गए आपके, झाग बन जाते हैं। वो झाग क्या है, पानी में थोड़ा बहुत एयर आ गया है इसलिए झाग बन गया है। तो पानी क्या था, द्रव था और उसमें गैस आ गया। ठीक है, तो वो झाग या फेन आप जो भी बनाते हो वो क्या है, द्रव में गैस का बनना, फोम कहलाता है उसे। ठीक है, इंग्लिश में उसे फोम कहते हैं। तो ये फोम प्रकार का कोलाइड है। ओके, तो इतनी बातें आप याद रखना, इससे आपका ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर ये पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो 1 नंबर आपका इससे बन जाएगा। आसान सा है, बहुत कठिन नहीं है। आप एक बार ध्यान से इसे देखने की कोशिश करो, आपको आ जाएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब देख के बताओ, झाग किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। आप सोच के बताओ। इस आंसर मार्किंग पे मत जाना, ये आंसर गलत मार्क किए हुए हैं। ठीक है, मैंने किसी से ये पेपर लिया था। ओके, तो आप बताओ क्या होगा इसका। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोच के बताओ, फिर मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। ठीक है, मैं इसका लास्ट में आपको आंसर देती हूँ, तब तक आप इसको बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई सामान्य होती है। तो ये मैंने आपको पहला ही जो मैंने लेक्चर बनाया है केमिस्ट्री का, अभी कल ही मैंने बनाया था, नहीं परसों मैंने बनाया था, तो उसको आप याद रखना, वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, या वीडियो के अंत में भी मैं उसका लिंक लगा दूंगी, आप जाके देख लेना। ओके,
नेक्स्ट, रंगहीन आयन कौन सा है? तो रंगहीन आयन है आपका कॉपर प्लस, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों रंगीन होते हैं, इसमें रंग होता है। ये कैसे निकाला जाता है? इसका थोड़ी सी प्रोसेस होती है, पर मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। जिसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे, वो हमेशा रंगहीन होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते वो रंगीन होता है, यानी उसमें रंग होता है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या होता है? रंग होता है, लेकिन Cu+ में रंग नहीं होता, वो रंगहीन होता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इस पे मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है, आप उस लेक्चर को जाके देखो। अभी अभी जो मैंने लेक्चर का लिंक दिया था वो वही लेक्चर है, ठीक है। वीडियो के अंत में आपको फिर से वो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने रासायनिक बल गतिकी में मैंने ये पढ़ा रखा है, ठीक है। देखो, इसमें पूछा गया शून्य कोटि की अभिक्रिया। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्या होता है, जो उसकी दर होती है ना, अभिक्रिया की दर, वो प्रारंभिक सांद्रता पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। वो अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया। उदाहरण आप कैसे दे सकते हो? उदाहरण आप ये दे सकते हो कि मैं मान लो A+B है, कोई रिएक्शन हो रहा है, C बन रहा है, तो आप कहोगे कि जो रेट है, रेट यानी कि जो दर है वो एक पे भी निर्भर नहीं करेगी, A की पावर 0 रहेगी और B की पावर भी 0 रहेगी। इसी को ऐसे एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हो, ठीक है। ये किसके लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परासरण तथा विसरण में विभेद कीजिए। परासरण और विसरण में अंतर स्थापित करिए। तो अंतर थोड़ा हम देख लेते हैं परासरण और विसरण में, है ना। चलो देखो, एक मिनट, हाँ यहाँ पे है। देखो, परासरण और विसरण में अंतर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे परासरण क्या होता है? परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत होती है, इसी को ऑस्मोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। परासरण का दूसरा नाम होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, याद रखना। इसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत होती है, लेकिन विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। और परासरण एक प्रकार का विसरण ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत है, इसमें नहीं है, ओके। परासरण केवल द्रव में होता है, लेकिन विसरण आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, ओके। परासरण में क्या होता है? विलायक, विलायक मैंने अभी अभी आपको बताया, जो घोलने वाला होता है, ठीक है। जैसे कि पानी, पानी क्या है? विलायक है। तो विलायक के कण एक दिशा में जाते हैं, लेकिन विसरण में हर दिशा में जाते हैं, और विलेय और विलायक के कण दोनों जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विलायक का जाएगा, इसमें विलेय और विलायक दोनों के कण विसरित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यही आपकी डेफिनेशन है, ये चौथा पॉइंट। विलायक के कण जो होते हैं, विलायक के कण, वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाएंगे। लेकिन जो आपका विसरण वाला होता है, विसरण में विलेय के कण जाते हैं कहाँ से? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। कैसे याद रखोगे? देखो, जैसे मान लो एक आपका बीकर है, ठीक है। इस बीकर में आपने बहुत सारा चीनी घोल रखा है। ये जो मैंने लाल कलर के आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है? चीनी है। इस बीकर में आपने कम चीनी घोल रखा है, ठीक है। तो क्या होगा? इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा है। लेकिन पानी कहाँ ज्यादा होगा? पानी इसमें ज्यादा है। मान लो इतना आपने इसमें भी घोला, इतना इसमें भी घोला है। इन दोनों बीकर को समान मान लेना। ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है पर मैं बढ़ा दे रही हूँ, देखो, इन दोनों को समान मानना। तो इसमें चीनी ज्यादा दिख रही है आपको, इसमें पानी ज्यादा दिख रहा है, तो पानी यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये क्या है? ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए यहाँ जो सांद्रता, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में जा रहा है, ठीक है। लेकिन विलेय में क्या होता है? विसरण में क्या होता है? विसरण में देखो, विसरण में क्या होता है? जैसे आप स्प्रे, जैसे कि आप परफ्यूम वगैरह यूज करते हो, उसका परफ्यूम का जो बटन होता है वो दबाते हो, और इस परफ्यूम क्या होती है? बाहर निकलती है, पूरी तरफ से हर तरफ फैल जाती है। तो वो आपका विसरण का उदाहरण है, ठीक है। कि आप परफ्यूम अगर स्प्रे कर रहे हो तो हर तरफ वो फैल जा रहा है, तो वो आपका किसका उदाहरण है? विसरण का उदाहरण है, ठीक है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन। अब आगे पढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो देखो, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है अब कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अब उसी को डिटेल में पूछ लिया, तो इसको भी देख लेते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, ठीक है।
तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली की अगर मैं बात करूं, देखो अर्धपारगम्य झिल्ली को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये ऐसी झिल्ली होती है जो अपने से हो करके कुछ चीजों को अपने से होके जाने देती है, कुछ चीजों को नहीं जाने देती। जैसे अभी हमने बीकर में देखा था, पानी को जाने दे रही थी लेकिन कणों को नहीं जाने दे रही थी। ठीक है, ऐसी झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्ध मतलब आधा, पारगम मतलब जिसके आर पार जाया जा सके, यानी आधा चीजें आर पार जाएंगी, आधी चीजें नहीं जाएंगी। जैसे कोशिका की झिल्ली आपकी जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अंडे पर जो झिल्ली होती है वो भी अर्धपारगम्य होती है। बटर पेपर जो होता है वो भी अर्धपारगम्य होता है। पर्चमेंट पेपर एक होता है, एक तरह का कागज होता है, वो भी अर्धपारगम्य होता है। बटर पेपर का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, अगर आपने कप केक खाया हो, कप में केक आता है, छोटे छोटे कप केक होते हैं, उसके नीचे एक मतलब पतला सा पेपर लगा होता है, तो वही पेपर आपका बटर पेपर है। ठीक है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्रोटीन के विकृतीकरण का परिभाषा दीजिए। प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको देखते हैं जरा। चलो देखते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण की अगर मैं बात करूं, तो प्रोटीन की विकृतीकरण वह प्रक्रिया है जिससे प्रोटीन अपने भौतिक गुण और जैविक गुणों इन सबको खो देता है। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आता है, यानी प्रोटीन वो खराब हो जाता है। विकृतीकरण मतलब प्रोटीन का खराब हो जाना। ठीक है, जैसे दूध का फट जाना, तो दूध में जो भी प्रोटीन है वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, विकृतीकरण हो जाता है उनका। विकृतीकरण दो चीजों से हो सकता है, दो प्रकार का होता है। उत्क्रमणीय, यानी कि अगर विकृति हो गई है तो वो वापस से सुधर भी जाए, और एक होती है अनुत्क्रमणीय, मतलब कि अगर वो बेकार हो गया तो वापस से ना सुधरे। जैसे कि दूध फट जाता है तो वापस से दूध नहीं बन सकता, तो वो क्या है, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, उत्क्रमणीय किसकी वजह से होता है, लवणों की वजह से होता है, सॉल्ट्स की वजह से होता है। ठीक है, और सॉल्ट्स अगर हटा दिया जाए तो वापस से प्रोटीन क्या होता है, अपनी सही अवस्था में आ जाता है। लेकिन अनुत्क्रमणीय में क्या होता है कि ये प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल या उच्च ताप के कारण क्या होता है, ये प्रोटीन खराब हो जाते हैं और वापस से अपनी स्थिति को वो नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे विकृतीकरण को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय। ठीक है, तो ये आपका विकृतीकरण हो गया, मतलब प्रोटीन का खराब होना। ठीक है, तो हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं और क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहती हूँ पर आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की चीज़ें करेंगे। ठीक है, एक नई चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो आई होप आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो और अच्छे से तैयार करो, ताकि आपका ये पेपर भी अच्छा जाए, है ना। लास्ट पेपर अच्छा जाना ही चाहिए। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।